हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के एमसीक्यूज पे है। हमने लास्ट सेशंस में ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और हमने पहले भी बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये बहुत एक रेलेवेंट चैप्टर है जिससे आपको हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अच्छा, हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं फॉर सीयूईटी, ओडिशा सीपीईटी, एचपीयू एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्लासेस आपको सब मिल जाएगी और वो आप डायरेक्टली हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छा, ऐप आप लोग इसलिए भी डाउनलोड कर लेना क्योंकि वहां आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट, फ्री मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। अदर कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज भी हमने डाले हुए हैं जो कि आप फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, जो भी स्टूडेंट क्लासेस में इंटरेस्टेड होंगे वो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर अपना जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्पिशियस गुड्स आर आल्सो नोन एज। कॉन्स्पिशियस गुड्स की बात करें तो इनको हम प्रेस्टीज गुड्स भी कहते हैं, वेबलन गुड्स भी कहते हैं, स्नॉब गुड्स भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड इस पे हमने डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखो, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए हमने बहुत बार बोला कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है तो बहुत ही इजीली आप लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लोगे। फिर आप भले किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, फिर एमसीक्यूज बहुत ही इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम बात करेंगे बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ना, तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस डिफरेंस क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम डिमांड एंड प्राइस की बात करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इनकम एंड डिमांड की बात करते हैं, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम सब्स्टिट्यूट गुड्स, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो हमारा प्राइस है रिलेटेड गुड्स का, उसके साथ हम देखते हैं कि हमारे डिमांड में कितनी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगेन हम बता दें, हमने पहले भी बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे तुमने इतना डिटेल डिस्कशन अपने सेशन पे अपलोड किया हुआ है, वहां आपको ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स के डिटेल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये क्लास कवर करने के पहले मेरा यही सजेशन होगा कि सबसे पहले आप लोग वो क्लास जरूर से कवर कर लेना, तो ये एमसीक्यूज ना बहुत ही इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, कहीं पे भी कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, डैश वाज द इकोनॉमिस्ट टू फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुअल्सन, एडम स्मिथ, एडविन कैनन। करेक्ट आंसर होगा ए, अल्फ्रेड मार्शल। ये कॉन्सेप्ट दिया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट, The concept of elasticity of demand referred unless otherwise specified always। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोई भी न्यूमेरिकल दिया है, तो हम हमेशा क्या मानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा है, और यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Next, the concept of price elasticity of demand analysis, direction of change in response to change, degree of change in response to change in price of the commodity, absolute change in response to change in the price of the commodity, none of these। अगर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें ना, तो ये हमेशा डिग्री के बारे में बात करता है, डायरेक्शन के बारे में नहीं। डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो तो हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि अगर प्राइस में इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, तो वहां डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें डिग्री बताता है कि कितने परसेंट से चेंज होगा आपका डिमांड। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नाउ नेक्स्ट, when there is no change in quantity demanded in response to any change in price। अगर आप प्राइस में चेंज कर रहे हो फिर भी आपकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो नो डाउट हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी की। ऑप्शन दिया है इन्फिनाइट, यूनिटरी, जीरो, हाई प्राइस इलास्टिसिटी। देखो, यहाँ एक कॉन्सेप्ट हम बता दें क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में ना आपको ये हेल्प करेगा।
ये हमारा है ईडी इज इक्वल टू 1, ये है ईडी इज लेस देन 1 और ये है ईडी इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारा हो गया ईडी इज ग्रेटर देन 1 और ये है ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। वैसे तो ये टॉपिक भी हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ईडी इज इक्वल टू 1 को हम लोग कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ठीक। ईडी इज ग्रेटर देन 1 को हम लोग कहते हैं इलास्टिक और ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी को ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। नाउ ईडी इज लेस देन 1 हो गया इन इलास्टिक और ईडी इज इक्वल टू 0 क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर? इलास्टिक और इन इलास्टिक की जगह टर्म रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहां हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो नो डाउट हम किसकी बात करें, ईडी इज इक्वल टू 0 की। तो ये हो गया 0 प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज, जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक। हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है बी में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट देखो पूछा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो का फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये सब हमने अपने सेशन में डिस्कस किया हुआ है एंड एज पर गिवन ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है डी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो कंपैरेटिवली कम चेंज हो रहा है चेंज इन प्राइस से। तो ऐसा कब होता है, देखो यहाँ पे हम ये भी पॉइंट डिस्कस कर लें कि ये डिमांड है और ये प्राइस है, ठीक है। अगर मान लो डिमांड में 10% चेंज हुआ और प्राइस में 5% चेंज हुआ तो ये हमारा हो जाएगा ईडी इज ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस में 10% चेंज हो रहा है, जब प्राइस में 10% चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा ईडी इज इक्वल टू 1 और डिमांड 10% से चेंज हो रहा है बट प्राइस हमारा 15% से चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा ईडी इज लेस देन 1, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी और जीरो का तो कॉन्सेप्ट यहाँ अलग हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में जो चेंज आया उससे कम चेंज आ रहा है किसमें, डिमांड में। तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट हो गया ईडी इज लेस देन 1 का। ऑप्शन दिया है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या हो गया बेटा, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ईडी इज इक्वल टू 0 और ये हो गया लेस देन 1, ये हो गया ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो नो डाउट डिमांड क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक। अभी हमने ऊपर ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज डैश बिकॉज ऑफ द डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो नो डाउट यहाँ हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड और ये हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है नेगेटिव एंड इनवर्स। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड रेंजेस फ्रॉम, अगर हम ईडी की बात करें तो हमने अभी बताया भी था कि ये इंफिनिटी से लेकर के 0 तक चलता है। इंफिनिटी, देन ग्रेटर देन 1, इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड 0। तो चाहे इंफिनिटी टू 0 बोलो, चाहे 0 टू इंफिनिटी बोलो। ऑप्शन दिया है 1 इंफिनिटी, 0 इंफिनिटी, 0 1, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी कि ये 0 टू इंफिनिटी चलता है। अगर ऑप्शन इंफिनिटी टू 0 दिया होता तो ज्यादा करेक्ट आंसर क्या होता है, इंफिनिटी टू 0। क्योंकि ये पॉइंट भी समझ लो, रीजन बीइंग कि जब हम इस तरीके से अपना ग्राफ बनाते हैं या आप कह सकते हो इस तरीके से डिमांड कर्व बनाते हैं, तो डिमांड कर्व में जो हमारा स्टार्टिंग है वो कहां से होता है, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी से, और एंड कहां होता है, ईडी इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा रेंजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू 0, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था इसलिए हमने 0 टू इंफिनिटी इसका ऑप्शन करेक्ट बताया है। Now next, when there is an infinite demand at a particular price and demand becomes 0 with a slight rise in the price, अगर आप प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा भी चेंज कर रहे हो उससे आपकी जो डिमांड है वो चेंज हो जा रही है। लिखा है ना, when there is an infinite demand at a particular price and demand becomes 0 with a slight rise in the price, अगर आप प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड हो जाएगी 0। तो ऐसा कब होता है,
जब ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये तीनों ही किसको डिनोट कर रहा है? ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी को, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक मतलब इन्फिनिटी, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी दिया है और हॉरिजॉन्टल टू स्ट्रेट पैरेलल, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल किया जा रहा है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ यही होता है कि आप एक प्रोडक्ट की प्राइस लेके चल रहे हो, उस पर आपकी डिमांड बढ़ रही है, पर अगर आप ये प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करोगे तो तुरंत ये प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा जनरली किसके केस में होता है? जैसे टूथपेस्ट है, कोलगेट है, अब कोलगेट हर जगह 60 रुपीज का मिल रहा है, बट अगर किसी ने उसकी प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ाई, 61 रुपीज भी की, तो नो डाउट डिमांड क्या हो जाएगा? जीरो। रीजन बीइंग कि सबको पता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने का मिला है? 60 का मिला है। आप नहीं सेल करोगे, कोई और सेल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, when percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price। अभी हमने ऊपर बताया था कि अगर हमारी डिमांड में 10% चेंज हुआ एंड प्राइस में ओनली 5% ही चेंज हो रहा है, तो इस केस में ये क्या हुआ? ईडी इज ग्रेटर देन 1। डिमांड ऑफ कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक, ईडी इज ग्रेटर देन 1 एंड डिमांड कर्व इज फ्लैटर, ईडी इज लेस देन 1 एंड डिमांड कर्व इज स्टीपर। ओनली ए एंड बी, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है ना, क्योंकि हाईली इलास्टिक भी किसको डिनोट कर रहा है? ईडी इज ग्रेटर देन 1 को। ठीक, और ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा ही, तो इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट, व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ईडी इज इक्वल टू क्या? इन्फिनिटी है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट, विच कर्व इज कॉल्ड हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जनरली कब यूज होता है? जब डिमांड कर्व इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग जो बनता है ना, वो हम लोग अपनी कन्वीनियंस पे इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग बना देते हैं स्ट्रेट लाइन, बट वो बनता है इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर कब होगा तो वो क्या हो जाएगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, दैट इज ईडी इज इक्वल टू 1। हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, when demand curve is parallel to y axis, जब y axis के पैरेलल है तो ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, जिसका एग्जांपल अभी हमने बताया था सॉल्ट बटन, जहां पे आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड में कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जीरो। नेक्स्ट, as the demand curve becomes flatter and flatter, the elasticity of demand becomes, ये इस तरीके से अगर फ्लैटर बन रहा है तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहाँ बेसिकली क्या कह रहे हैं, जब आपका डिमांड कर्व फ्लैटर बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं नियर टू ईडी इज इक्वल टू इन इलास्टिक हो गया ना। ठीक है, जहां पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ईडी इज ग्रेटर देन 1, और ईडी इज ग्रेटर देन 1 मतलब कि अगर डिमांड में 10% चेंज हो रहा है तो प्राइस में सिर्फ 5% चेंज हो रहा है ना। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगा? हायर होगा। करेक्ट आंसर होगा ए, हायर। नेक्स्ट, when the demand for a commodity does not change with the increase in its price, अब प्राइस 2 रुपए पे बेच रहे थे तो भी सेम डिमांड थी, 5 रुपए पे बेच रहे हो तो भी सेम डिमांड है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? जीरो। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, when a slope of perfectly elastic demand curve is equal to, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है perfectly elastic demand curve, that is ED is equal to infinity, और हमने इसमें पहले भी बताया है कि अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी भी चेंज करोगे ना तो डिमांड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब भी स्लोप की बात करें, स्लोप मतलब ये रिफर करेगा डिमांड कर्व को, है ना, तो हमारा डिमांड कर्व किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, on all points of a rectangular hyperbola demand curve, elasticity of demand is equal to 1, 0, more than 1, less than 1. On all points of a rectangular hyperbola, मतलब ये जो डिमांड कर्व आपने बनाया इस तरीके से, इस पे आप कहीं पे भी कैलकुलेशन करोगे, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो नो डाउट ये किसके बराबर होगा? ईडी इज इक्वल टू 1 के बराबर। और किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये ईडी इज इक्वल टू 1 ही आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, when slope of a demand curve is zero, the elasticity of demand is, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 170 में यही पॉइंट बताया था कि अगर हमारे डिमांड कर्व का स्लोप जीरो है, मतलब आप प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी भी चेंज करोगे तो नो डाउट जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा बेटा? इन्फिनिटी होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट,
तो से दैट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इलास्टिक मींस इलास्टिक पूछा है ना, परफेक्टली इलास्टिक नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, इलास्टिक। तो इलास्टिक मतलब क्या हो गया, ईडी इज ग्रेटर देन 1, और ईडी इज ग्रेटर देन 1 का मतलब कि अगर हमारे डिमांड में 10% चेंज आ रहा है तो प्राइस में ओनली 5% ही का चेंज आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिया दैट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, दैट मोर इज सोल्ड एट अ लोअर प्राइस, that a rise in price with increased total revenue, that the change in quantity sold is proportionately greater than the change in price। अब देखो यहाँ सिंपली क्या बोल रहा है कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज ज्यादा होगा प्रोपोर्शनेटली किसके, चेंज इन प्राइस से, और ये हमारे पास ऑप्शन डी में दिया दैट द चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अ डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा, जब ईडी इज इक्वल टू 0 होगा। A rise in price causes a fall in quantity demanded. A fall in price causes rise in sellers' total receipts. The commodity in question is very perishable. A change in price does not change quantity demanded. यही चीज होगा ना कि आप प्राइस बढ़ाओ घटाओ 0 कर दो बट क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, व्हेन द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, याद रखना कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस मींस ईडी इज इक्वल टू 0। ईडी इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, फॉर गुड्स विथ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है मतलब ईडी इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहां हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारा चेंज इन डिमांड है वो 0 है। प्राइस तो चेंज हो ही सकता है, प्राइस 2 रुपए भी थी, 5 रुपए भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, फॉर गुड्स विथ लेस इलास्टिक डिमांड, अगर लेस इलास्टिक डिमांड है तो चेंज इन क्वांटिटी विल बी लेस देन चेंज इन प्राइस, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया। यही कॉन्सेप्ट अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, if the demand of a commodity is less elastic, the demand curve will be, अगर less elastic है तो no doubt डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा, वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होगा, ठीक। बट वो कैसा बनेगा, फ्लैटर की स्टीपर, नो डाउट स्टीपर बनेगा, क्योंकि फ्लैटर तो तब बन रहा था ना जब ईडी इज ग्रेटर देन 1 था, और यहां पे हमसे ईडी इज लेस देन 1 कह रहा है। तो जब ईडी इज लेस देन 1 होगा तो ये किस तरफ जाएगा, स्टीपर की तरफ। रीजन बीइंग कि कहीं ना कहीं ये नियर टू 0 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये नियर टू 0, ये 0 हो गया, तो नियर टू 0 के लिए अगर हम देखें तो ये किस तरीके से बनेगा, स्टीपर, और बहुत ज्यादा फ्लैटर है मतलब वो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, इसीलिए वो बन जाएगा हमारा ईडी इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से लर्न करोगे तो बहुत ही इजीली रिटेन कर पाओगे एग्जाम तक। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज आल्सो कॉल्ड, हमने पहले भी बताया कि अगर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल हाइपरबोला, क्योंकि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कब होगा, जब ईडी इज इक्वल टू 0 या इन्फिनिटी होगा। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। लिखा है द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो variety of uses of that good, its low price, close substitutes of that good, high proportion of the consumer's income is spent on it। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो। अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं किस रीजन से होगी, प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो नो डाउट हम यहाँ बात कर रहे हैं बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट्स लो प्राइस, ठीक। अब ये हमारे नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसी तरीके से आपको हर एक सेशन में 30 to 40 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, एंड हमने अप्रॉक्स 500 एमसीक्यूज ड्राफ्ट किए रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर आज के सेशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, क्योंकि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमने बहुत सारे फ्री टेस्ट, फ्री मटेरियल भी वहां अपलोड कराए हुए हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।